हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार सेन एक बार फिर से आपका डैफोडिल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम हम पाचन तंत्र में अमाशय का अध्ययन कर रहे थे, जिसके बारे में हमने जाना कि किस प्रकार से HCl है वो भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, साथ में पाचक एंजाइमों को सक्रिय करता है, भोजन को सड़ने से रोकता है। इस प्रकार की हमने बातें की थी। फिर हमने ये पढ़ा था कि अमाशय के अंदर पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं जो क्रमशः प्रोटीन व दूध के केसिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि अमाशय के अंदर श्लेष्मा कोशिकाएं श्लेष्मा का श्रावण करती है, श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं जो अमाशय के आंतरिक स्तर को HCl के प्रभाव से बचाती है। फिर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से एसिडिटी के समय HCl है वो श्लेष्मा को पार करते हुए अमाशय की आंतरिक भित्ति के संपर्क में आ जाता है, जिससे हमें एसिडिटी या उदर अम्लता की समस्या उत्पन्न होती है। अब आगे अपन बात करते हैं दो महत्वपूर्ण तथ्यों की, जिसमें पहली बात है अमाशय में भोजन को क्या कहते हैं। अमाशय में उपस्थित भोजन, अमाशय में उपस्थित भोजन, अमाशय में उपस्थित भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। अमाशय में उपस्थित भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। अमाशय में उपस्थित भोजन काइम कहलाता है। अब काइम के समकक्ष कई शब्द यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स, सलरी, अधात्री, ये इस प्रकार के कुछ शब्द हैं जो एक प्रकार के मिश्रण को प्रदर्शित करते हैं। चूंकि अमाशय में HCl या अपन बोल दें जठर रस के साथ जो भोजन का मिश्रण होगा, उस मिश्रण को अपन क्या बोलेंगे? काइम बोलेंगे। उस मिश्रण को अपन क्या बोलेंगे? काइम बोलेंगे। इसी प्रकार मैट्रिक्स, अधिकतर मैट्रिक्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित जो द्रव्य होता है ना, उसे अपन मैट्रिक्स बोलते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। सलरी या करदम, सलरी या करदम भी किसे संबंधित करता है? किसे संबोधित करता है? मिश्रण को संबोधित करता है। यह कौन सा मिश्रण है? आपने गोबर गैस संयंत्र के बारे में सुना होगा। गोबर गैस संयंत्र। अब आपको पता होना चाहिए कि गोबर गैस संयंत्र के अंदर गोबर, फसलों एवं सब्जियों के अपशिष्ट एवं पानी का एक गाढ़ा मिश्रण होता है। उस गाढ़े मिश्रण को अपन क्या बोलते हैं? कद्रम या सलरी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं अपन? कद्रम या सलरी बोलते हैं। हमें पाचन तंत्र के संबंध में एक बात ध्यान रखनी है कि अमाशय के अंदर भोजन और जठर रस का मिश्रण है। भोजन और जो जठर रस का मिश्रण है वो क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। भोजन और जठर रस का मिश्रण क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। दो नंबर बात, अमाशय में भोजन कितनी देर तक रुकता है? अमाशय में भोजन कितने समय तक रुकता है? अमाशय में भोजन कितने समय तक रुकता है? अमाशय में भोजन कितने समय तक रुकता है? अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पूछी गई है। 3 से 4 घंटे। तो अमाशय में भोजन के रुकने का टाइम कितना है? 3 से 4 घंटे है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं अपन। 3 नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ये बोल सकते हैं कि जो जठर रस है, जठर रस के श्रावण प्रेरित कौन करता है?
जठररस के स्राव को प्रेरित कौन करता है, या कौन सा हार्मोन है वो जठररस के स्राव को प्रेरित करता है? जठररस के स्राव को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो आप याद रख सकते हो पाइलोरिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित गैस्ट्रिन हार्मोन, पाइरोलिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है? जठररस के स्राव को प्रेरित करता है। जठररस के स्राव को कौन कौन प्रेरित करेगा? पाइरोलिक ग्रंथियों के द्वारा स्रावित गैस्ट्रिन हार्मोन, पाइरोलिक ग्रंथियों के द्वारा स्रावित गैस्ट्रिन हार्मोन। आगे बात की जाए जठररस का पीएच। जठररस का पीएच आपको एनसीईआरटी की बुक में एकदम करेक्ट 1.2 लिखा मिलेगा। 1.2 कितना होता है? 1.2 पीएच होता है। अब देखा जाए अधिकतर जो ये फ्लूइड होते हैं या मटेरियल होते हैं उनका पीएच डायरेक्ट न पूछकर उनका पीएच परास पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका पीएच थोड़ा बहुत बदलता रहता है। वो डिपेंड करता है कि हमने क्या खाया है, कितने समय पहले खाया है, ठीक है, उस पर निर्भर करता है। तो जो जठररस है उसका पीएच परास अपन बोल सकते हैं 1.2 से 2.4 तक हो सकता है। 1.2 से 2.4 तक हो सकता है। अब कई बार कुछ विद्वान ये पूछ लेते हैं, विद्वान साथी कुछ ये पूछते हैं कि सर ये बताइए कि अमाशय में किसी भी प्रकार का अवशोषण होता है या नहीं? अमाशय में किसी भी प्रकार का अवशोषण होता है या नहीं? तो वैसे तो अमाशय में किसी भी प्रकार का कोई अवशोषण नहीं होता, अमाशय में किसी भी प्रकार का अवशोषण नहीं होता। लेकिन फिर भी अपन ये बोल सकते हैं कि अमाशय में कुछ दवाओं या कुछ औषधियों का अवशोषण कहाँ होता है? अमाशय के अंदर होता है। कुछ औषधियों का अवशोषण कहाँ होता है? अमाशय के अंदर होता है। उसके अलावा अपन ये बोल सकते हैं कि कुछ विटामिन, कुछ जलपगढ़े विटामिन है, विटामिन बी है, सी है, इनका अवशोषण भी अलग मात्रा में कहां पर होता है? अमाशय के अंदर होता है। तो ये था अमाशय के बारे में। अब अगला अपना पॉइंट है छोटी आंत। अगला अपना पॉइंट है छोटी आंत। छोटी आंत छोटी आंत सुनिए, छोटी आंत पाचन तंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है छोटी आंत। छोटी आंत है वो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग यानी लेंथी पार्ट कौन सा है पाचन तंत्र का? डाइजेशन सिस्टम का सबसे लंबा भाग। आप याद रख सकते हो, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। अगर आगे बात की जाए, ये जो छोटी आंत है इसकी लगभग लंबाई कितनी होती है? लगभग लंबाई कितनी होती है? देखिए यहां पर दो तथ्य दिखे हुए मिलते हैं आपको लंबाई के बारे में। लंबाई एनसीईआरटी की बुक में स्पष्ट लिख रखा है 1.2 मीटर। 1.2 मीटर 1.2 मीटर, या अपने को लगभग में याद रखना है तो लगभग 1 मीटर बोल सकते हैं। लगभग 1 मीटर, लगभग 1 मीटर किसकी लंबाई होती है? छोटी आंत की लंबाई होती है, जो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। चलो एक बात बताइए, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल मुख से लेकर गुद्दा नाल तक का जो भाग है, मुख से लेकर गुद्दा नाल तक का जो भाग है उसे अपन आहार नाल बोलते हैं। मुख से लेकर गुद्दा नाल तक का भाग, मुख से गुद्दा नाल, मुख से गुद्दा नाल तक की संपूर्ण लंबाई,
मुख से गुद्दा नाल तक की संपूर्ण लंबाई क्या कहलाती है? आहार नाल कहलाती है। जिसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर, यानी मुख से लेकर गुद्दा नाल तक आहार नाल की जो लंबाई है वो कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। 8 से 10 मीटर, कई बार ये आंकड़ा फीट में भी लिखा हुआ मिलता है, तो अपन बोल सकते हैं 28 से 30 फीट। 28 से 30 फीट आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 28 से 30 फीट या 8 से 10 मीटर। और आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत, जिसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 1 मीटर होती है। जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 1 मीटर होती है। चलो आगे बात करते हैं। जो छोटी आंत है उसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। अब देखिए, अब पाचन सर्वाधिक छोटी आंत में होता है, तो जाहिर सी बात है सर्वाधिक एंजाइम कहाँ होंगे? छोटी आंत में। तो अपन ये बोल सकते हैं कि सर्वाधिक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, या सर्वाधिक एंजाइमों द्वारा पाचन कहाँ होता है, या सर्वाधिक एंजाइम कहाँ क्रिया करते हैं। भाषा बदली जा सकती है लेकिन अर्थ एक ही रहेगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में। सर्वाधिक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं। भोजन का सर्वाधिक पाचन जब छोटी आंत में होता है तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण भी छोटी आंत में ही होगा। तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण। पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि छोटी आंत है वो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है, जिसकी लंबाई लगभग 1.2 मीटर या लगभग 1 मीटर होती है। फिर हमने पढ़ा कि आहार नाल है वो मुख से लेकर गुदा नाल तक की जो संपूर्ण लंबाई है उसे अपन आहार नाल बोलते हैं। और आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर तक होती है। आहार नाल तक की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है, या अपन फीट में बात करें तो 28 से 30 फीट होती है। एक बात और आप ध्यान रख सकते हो कि अगर अपन बात करें पाचन तंत्र का सबसे संकड़ा भाग, पाचन तंत्र का न्यूनतम व्यास वाला भाग कौन है? छोटी आंत है। न्यूनतम व्यास वाला भाग क्या है? छोटी आंत है। एक बात और भी बोल सकते हैं, पाचन तंत्र का सर्वाधिक कुंडलित भाग कौन है? छोटी आंत। तो पाचन तंत्र का सर्वाधिक कुंडलित भाग छोटी आंत है, और पाचन तंत्र का न्यूनतम व्यास वाला भाग छोटी आंत है। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। सर्वाधिक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में पाए जाते हैं। और सर्वाधिक भोजन का अवशोषण भी कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण भी कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। आगे बात करते हैं। अब देखिए, जो छोटी आंत है, छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। देखिए वो कौन कौन से हैं छोटी आंत के भाग। छोटी आंत के भाग कितने हैं? 3। छोटी आंत के कितने भाग हैं? 3। कौन कौन से? नंबर 1 है ग्रहणी, नंबर 2 अग्रशूद्रांतर, और नंबर 3 शूद्रांतर।
ग्रहणी, अग्र शुद्रांतर और शुद्रांतर, ग्रहणी, अग्र शुद्रांतर और शुद्रांतर। अब देखिए ये जो ग्रहणी भाग है ना, इसे ड्यूडिनम बोलते हैं, ड्यूडिनम, इसे बोलते हैं जेजुनम, और ये जो अंतिम भाग है ये कहलाता है इलियम। ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। हाँ, तो ग्रहणी भाग उसे ड्यूडिनम बोलेंगे और अगर शुद्रांतर भाग उसे जेजुनम बोलेंगे और शुद्रांतर भाग है इसे इलियम बोलेंगे। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रहणी भाग की। तो नंबर 1 पर अपने पास है ग्रहणी, या अपन बोलते हैं ड्यूडिनम, ग्रहणी या ड्यूडिनम, ग्रहणी या ड्यूडिनम। तो देखिए ग्रहणी या ड्यूडिनम है ना, वो छोटी आंत का, छोटी आंत का सबसे छोटा भाग, छोटी आंत का सबसे छोटा भाग क्या है? ग्रहणी। छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा है? ग्रहणी है, जो किससे जुड़ा होता है? अमाशय से जुड़ा हुआ होता है, जो अमाशय से जुड़ा हुआ होता है। किस प्रकार से? देखिए ये अपने बड़ी आंत हो गई, अब देखिए ये जो भाग है अमाशय से जुड़ा, ये जो भाग है ये कहलाता है ग्रहणी। अब ये ग्रहणी भाग है वो किस आकार का है? यहाँ पे ध्यान से देखो, छोटी आंत का सबसे छोटा भाग, ये किस आकार का है? देखने पर आपको ये अंग्रेजी भाषा के सी जैसा दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? तो यह अमाशय से जुड़ा भाग है। आगे बात करते हैं, इसकी आकृति है ना वो कैपिटल सी अक्षर जैसी होती है, आकृति कैपिटल सी के समान होती है। अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्रहणी है, ये जो छोटी आंत है, इसका यहां पर सीधा संपर्क होता है अग्नाशय से, पैनक्रियाज से। सीधा कनेक्शन किससे होता है? अग्नाशय से। यानी कहने का मतलब ग्रहणी है वो अग्नाशय से कुछ रस या पाचक एंजाइम ग्रहण करती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? अग्नाशी रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अग्नाशी रस। ठीक है, तो ग्रहणी भाग है वो अग्नाशय से क्या ग्रहण करती है? अग्नाशी रस। अग्नाशय या पैनक्रियाज से क्या ग्रहण करती है? अग्नाशी रस। ठीक है, अब अग्नाशय के बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ लेंगे, पहले अपन ग्रहणी के संदर्भ में इसकी बात कर लेते हैं। अग्नाशय से अग्नाशी रस ग्रहण करती है जिसमें उपस्थित होते हैं पाचक एंजाइम, जिसमें उपस्थित होते हैं पाचक एंजाइम, जो भोजन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं, जो भोजन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद अपन बात करेंगे कि वो पाचक एंजाइम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस प्रकार से होता है क्या? लीवर। क्या होता है? लीवर होता है। अब ये लीवर है, इसके नीचे एक छोटी सी थैलीनुमा संरचना उपस्थित होती है, एक छोटी सी थैलीनुमा संरचना उपस्थित होती है। ये जो थैलीनुमा संरचना है ना, ये होती है पित्ताशय। क्या होती है ये? पित्ताशय। देखिए ये अमाशय हो गया, ये अग्नाशय हो गया, ये अपने बड़ी आंत है, ये गुदानाल है, ये ग्रहणी है, और ये क्या है? लीवर, जिसे अपन क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? लीवर यानी यकृत। अब सुनो, यकृत से जुड़ा होता है पित्ताशय। यकृत से क्या जुड़ा होता है? पित्ताशय। और पित्ताशय जुड़ा होता है किससे? छोटी आंत के ग्रहणी भाग से। छोटी आंत के ग्रहणी भाग से क्या जुड़ा हुआ होता है? पित्ताशय जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए, अब ये जो लीवर है वो किसका निर्माण करता है?
पित्त या बाइल्स का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पित्त या बाइल्स का निर्माण करता है। ये जो पित्त या बाइल्स है वो किस में इकट्ठे होते हैं? किस में इकट्ठे होते हैं? लीवर में या पित्ताशय में? जिसे साधारण भाषा में अपन पित्त की थैली बोलते हैं। जिसे साधारण भाषा में अपन क्या बोलते हैं? पित्त की थैली। तो ये पित्त या बाइल्स है वो पित्ताशय में इकट्ठे होते हैं और पित्त वाहिनी के द्वारा पित्तरस के रूप में, किसके रूप में? पित्तरस के रूप में कहां आते हैं? ग्रहणी भाग में आते हैं। यानी यकृत है लीवर, वो किसका निर्माण करता है? पित्तों का निर्माण करता है। और पित्त है वो किस में रुकते हैं? पित्ताशय में। और पित्ताशय से पित्तरस के रूप में, पित्ताशय से पित्तरस के रूप में किस में आते हैं? ग्रहणी भाग में आते हैं। पित्तरस के रूप में किस में आते हैं? ग्रहणी भाग में आते हैं। दोबारा सुनना, हम पढ़ रहे थे छोटी आंत के भाग। हम पढ़ रहे थे छोटी आंत के भाग। छोटी आंत का पहला भाग है ग्रहणी, दूसरा भाग है अग्र शुद्रांतर और तीसरा भाग है शुद्रांतर। तो ये यहां तक का जो भाग है वो ग्रहणी हो गया। अब ये आगे से इस प्रकार से अत्यधिक कुंडलित संरचना है होती है ना छोटी आंत, इसका ये अधिकांश भाग तय क्या, ये इतना आधा से आधा लगभग आधा भाग क्या कहलाता है? अग्र शुद्रांतर। और शेष बचा भाग क्या कहलाएगा? शुद्रांतर कहलाएगा। अब सुनिए आगे। अब ये जो छोटी आंत है वो अमाशय से जुड़ी हुई होती है। इसका प्रारंभिक बिंदु किससे जुड़ा हुआ होता है? अमाशय से जुड़ा हुआ होता है। और अंतिम बिंदु किससे जुड़ा हुआ होता है? बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बात की थी ग्रहणी या ड्यूडेनम की। तो आपने देखा कि ग्रहणी है वो अमाशय से जुड़ा हुआ प्रथम भाग है, जो छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है। वो अग्नाशय से पित्त या बाइल्स ग्रहण करती है, और पित्ताशय से बोल दो या लीवर से बोल दो, अग्नाशय से अग्नाशय रस ग्रहण करती है और पित्ताशय से पित्त या बाइल्स ग्रहण करती है। आगे देखिए, अब बात करते हैं अपन अग्नाशय से स्रावित अग्नाशय रस है उसमें कौन कौन से पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। अग्नाशय से स्रावित अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं? देखिए, अग्नाशय रस के एंजाइम, अग्नाशय रस के एंजाइम। तो आपको याद रखना है क्या? लाई काका न्यू एटिका। एटिका एक गाड़ी होती है, लाई काका न्यू एटिका। अब बताइए, लाई से यहां का क्या तात्पर्य है? लाई से यहां क्या तात्पर्य है? इन सब के बारे में अपन देखते हैं। ला से बनता है लाइपेज, लाइपेज। लाई से क्या बनेगा? लाइपेज बनेगा। का से बनेगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, अब देखिए यहां पर बना देते हैं अपन इसका काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज यहां पर बना देते हैं अपन इसका काइमोट्रिप्सिन। न्यू का बनता है न्यूक्लिएजेज, न्यूक्लिएजेज। न्यू से क्या बनता है? न्यूक्लिएजेज बनता है। ए से क्या बनता है? एमिलेस बनता है। ए से क्या बनता है? एमिलेस बनता है। टी से क्या बनता है? ट्रिप्सिन। टी से क्या बनता है? ट्रिप्सिन। और इसका से आप दोबारा याद रख सकते हो काइमोट्रिप्सिन, या पहले ही आ चुका है, एक ही बात है, काइमोट्रिप्सिन। ये कुछ एंजाइम है जो अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। तो अग्नाशय रस के मुख्य एंजाइम लाइपेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, काइमोट्रिप्सिन, न्यूक्लिएजेज, एमिलेज, ट्रिप्सिन, ये सब किसमें पाए जाते हैं? अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। और इनकी सहायता से भोजन के विभिन्न घटकों का पाचन होता है। अब देखिए, अब अपन एक नंबर पे बात करते हैं लाइपेज। वो क्या करता है? वसा का पाचन करता है।
लाइपेज है वो किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। फैट है उसका पाचन कौन करेगा? लाइपेज करेगा। आपको पता होना चाहिए कि लाइपेज है वो वसा का पाचन करके, वसा का पाचन करके वसा को वसीय अम्ल, वसा को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदल देता है। वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदल देता है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन, ये सारे के सारे प्रोटीन पाचक एंजाइम है। प्रोटीन पाचक एंजाइम ये किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। 2 नंबर पे अपन बोल देते हैं काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये क्या करते हैं? ये अपने प्रोटीन का पाचन करते हैं। प्रोटीन पाचक। अब आपको पता होना चाहिए कि जब प्रोटीन का पाचन होता है तो मुख्य रूप से पेप्टाइड, टाइड एवं एमिनो अम्लों का निर्माण होता है। एमिनो अम्लों का निर्माण होता है। मानव शरीर के लिए लाभदायक एमिनो अम्लों की संख्या कितनी है? मानव शरीर के लिए लाभदायक एमिनो अम्लों की संख्या 20 से 22 है, या मानव शरीर में प्रयुक्त होने वाले एमिनो अम्लों की संख्या 20 से 22 है। एक बात और कर सकते हैं, आज तक प्रकृति में लगभग 60 से 62 एमिनो अम्लों की खोज हो चुकी है, जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। या मानव शरीर की अपन सीधी बात करें तो अपने को याद रखना है 20 से 22। मानव शरीर के संदर्भ में अगर एमिनो अम्लों की बात होगी तो आपको 20 से 22 याद रखना है। अगर प्रकृति के संदर्भ में एमिनो अम्लों की बात होती है तो आपको याद रखना है 60 से 62। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं, ये जो न्यूक्लियेज है वो न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। वो न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करके यह इसे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में बदलता है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड लिख देता हूं, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में बदल देता है। एमिलेज, एमिलेज के बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। ये कार्बोहाइड्रेट पाचक है, एंजाइम है, जो किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जो किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब देखिए आगे, एक बार दोबारा दोहरा सकते हो, लाइपेज वसा का पाचन करता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं, न्यूक्लियेज है वो न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करके न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में बदलते हैं। ठीक है, और एमिलेज है वो कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब 2 नंबर पे ग्रहणी में आता है, 2 नंबर पे ग्रहणी में आता है पित्रस। पित्रस कहां से स्रावित होता है? पित्ताशय से या लीवर से? तो याद रखना है पित्रस है वो लीवर से स्रावित होता है, और यह संग्रहित कहां होता है? पित्ताशय में, जिसे अपन गाल ब्लैडर या पित्त की थैली बोलते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि पित्त की थैली में पथरी है, स्टोन प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसी पित्ताशय की अपन बात कर रहे हैं। अब देखिए, अब पित्रस है ना, पित्रस यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। आपको क्या याद रखना है? इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। पित्रस की प्रकृति क्षारकीय होती है, याद रह जाएगी। अब देखिए, अब जब इसकी प्रकृति क्षारकीय होती है और यह पहुंचता है छोटी आंत में, कहां पहुंचता है? छोटी आंत में, गौर करना, छोटी आंत में पहुंचता है, तो आपको पता होना चाहिए कि छोटी आंत का माध्यम कैसा होगा? क्षारकीय माध्यम होगा। देखिए देखिए, अपन बात कर रहे थे अमाशय में। अमाशय में हमने क्या पढ़ा था कि अमाशय का माध्यम अम्लीय होता है। अमाशय का माध्यम कैसा होता है? अम्लीय होता है। लेकिन अगर बात करें छोटी आंत की, इसकी बात करें छोटी आंत की, तो छोटी आंत का माध्यम कैसा होगा?
क्षारकीय होगा। छोटी आंत का माध्यम कैसा होगा? क्षारकीय होगा। किसके प्रभाव के कारण? पितरस या बाइल्स के प्रभाव के कारण। क्यों? क्योंकि इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। अगली बात सुनो। अब ये जो इनकी क्षारकीय प्रकृति है, ये एंजाइमों को क्रिया करने में सहयोग करती है। ये एंजाइमों को क्रिया करने में सहयोग करती है। अब पितरस का मुख्य कार्य क्या है? पितरस का मुख्य कार्य क्या है? पित्त या पितरस वसा का पाइसीकरण करते हैं। क्या करते हैं? वसा का पाइसीकरण। पित्त या पितरस वसा का पाइसीकरण करते हैं। वसा का पाइसीकरण करते हैं। वसा का पाइसीकरण, क्या तात्पर्य है पाइसीकरण से? पाइसीकरण से क्या तात्पर्य? देखिए, जब हम वसा का सेवन करते हैं तो वसा है वो बड़े कणों के रूप में छोटी आंत में होगी। अब ये जब बड़े कणों के रूप में छोटी आंत में है तो लाइपेज एंजाइम है वो इससे क्रिया नहीं कर पाता। लाइपेज एंजाइम है वो इससे क्रिया नहीं कर पाता। जब लाइपेज एंजाइम इससे क्रिया नहीं कर पाता तो क्या करेंगे? ये पित्त इस वसा के बड़े टुकड़े को, पित्त इस वसा के बड़े टुकड़े को या बड़े टुकड़े को क्या करेंगे? छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देंगे। छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देंगे। जब ये छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलेंगे तो इनका सरफेस एरिया है वो बढ़ेगा, जिससे लाइपेज एंजाइम है वो ज्यादा प्रभावी तरीके से क्रिया कर पाएगा और वसा का पाचन क्या हो जाएगा? आसानी से हो जाएगा। तो पितरस है वो वसा का पाचन नहीं करते हैं। पितरस वसा का पाचन नहीं करते हैं, या पितरस या बाइल्स बोल सकते हैं। बाइल्स है वो वसा का पाचन नहीं करते हैं। ये वसा का पाइसीकरण करके यानी वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलकर लाइपेज एंजाइम को क्रिया करने में सहयोग करते हैं। तो पित्त वसा का पाचन नहीं करते। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज ही करता है। लेकिन पाइसीकरण के कारण वसा का पाचन बेहद आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें हमने पढ़ी थी पितरस के बारे में। अब देखिए, पितरस है वो संग्रहित कहां होता है? पित्ताशय में। पितरस है वो संग्रहित कहां होता है? पित्ताशय में। तो पित्ताशय के बारे में एक बात बता दीजिए। पित्ताशय का रंग, पित्ताशय का रंग बताइए। पित्ताशय का रंग बैंगनी या हरा? बैंगनी या हरा। पित्ताशय का रंग कैसा होता है? बैंगनी या हरा। कई बुक में आपको लिखा हुआ मिल सकता है बैंगनी, पीला वगैरह वगैरह, लेकिन इसका वास्तविक रंग बैंगनी है। प्रधानता आपको बैंगनी को देनी है। और दूसरा कौन सा है? हरा। बैंगनी या हरा। ठीक है, अब देखो आगे। अब छोटी आंत के ग्रहणी भाग में अग्नाशय से आए अग्नाशय रस और उसकी सहायता से आए पाचक एंजाइमों ने भोजन का क्या किया? पाचन किया। लीवर से आए पित्त ने वसा का क्या किया? पाइसीकरण किया। अब जो छोटी आंत का ग्रहणी भाग है, उस ग्रहणी भाग के भीतरी सतह द्वारा, ग्रहणी भाग की भीतरी सतह द्वारा किसका श्रावण होता है? ग्रहणी भाग की भीतरी सतह के द्वारा आंतरीय रस यानी इंटेस्टाइन जूस का श्रावण होता है, जो क्या करता है? भोजन के पाचन में बहुत ही भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि उस आंतरीय रस में भी बहुत सारे पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। और ये पाचक एंजाइम भोजन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। देखिए वो पाचक एंजाइम कौन कौन से हैं। आंतरीय रस किससे स्रावित होता है? छोटी आंत के ग्रहणी भाग की भीतरी सतह से, ग्रहणी भाग की भीतरी सतह से। अब देखिए, अब ये जो आंतरीय रस है ना, इसमें बहुत सारे पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। आंतरीय रस में बहुत सारे पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। जिन पाचक एंजाइमों में मुख्य रूप से देखिए अपन बात कर सकते हैं डॉक्टर, सुपर, न्यू
माल यही छोटी सी ट्रिक है, इसकी सहायता से आप याद रख सकते हैं। डॉक्टर सुपर न्यू माल यही, देखिए वो कौन कौन सा डॉक्टर डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज सू से बनेगा सुक्रेज, फॉस्फेटेज, न्यूक्लिएजेज, माल्टेज और लाइपेज। ये क्या है? आंतरीय रस से स्रावित एंजाइम है। अब इनकी कार्यप्रणाली और ये किन किन भोजन के अवयवों का पाचन करते हैं, किस प्रकार से पाचन करते हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अध्ययन को ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए और ये जो उपयोगी टाइम है इसका भरपूर फायदा उठाते हुए अपने भविष्य की नींव या आधारशिला है उसे मजबूत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।